मैं गुरु घर से संबंध रखता हूँ बचपन से, और मैं आपको गुरु महाराज के समक्ष ये बात बैठ के कह रहा हूँ कि मुझे 100% नाजायज रूप से प्रताड़ित किया गया। 75 पार तो मुझे सिर्फ सब्जी मंडी और पेट्रोल पंप पे दिखा। पूरी हाँ। मुख्यमंत्री ने खुद आपको प्रताड़ित किया, ऐसा आपको लगता है? जानबूझ के किया गया ऐसा? मुख्यमंत्री जी के तो हजारों हाथ हैं। मुख्यमंत्री जी थोड़ी आते हैं प्रताड़ित करने। इनडायरेक्टली किया गया। इनडायरेक्टली क्या जी, डायरेक्टली किया। क्या आपको लगता है कि बीजेपी वालों द्वारा आपका इस्तेमाल करके चाय में से मक्खी की तरह आपको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, हाँ या ना? सिर्फ हाँ जी, बिल्कुल 100%। यूज किया गया आपका? 100%। खेला गया आपके साथ? 100%। बहुत सारे कार्यक्रमों में बहुत सारा आपका पैसा इन्वेस्ट करवाया गया? मैं क्या कहूँ आपका, 100%। 100%। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी वालों से चोट खाए हुए सुनील बिंदल जी अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आजकल हर किसी के मुंह पे चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की राजनीति को लेकर, क्योंकि अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, जिसने पंजाब में अपनी झाड़ू से बाकी सब पार्टीज का सफाया कर दिया, अब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा जो है लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते नज़र आ रहे हैं। और उन्हीं में से पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जिनको आप सब लोग करनाल वासी ज़रूर जानते होंगे। सुनील बिंदल जी हैं हमारे साथ, और अगर सुनील बिंदल को नहीं जानते तो गोल्डन मोमेंट्स को तो हर कोई जानता ही होगा, जो कि करनाल के सेक्टर 12 में मौजूद है। एक बार बातचीत करेंगे इनसे कि ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी में रह चुके सुनील बिंदल को अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि एक टाइम था अच्छे दिन आएंगे के नारे लगाते थे ये, और एकदम से इन्हें फ्लिप करना पड़ा। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर्वप्रथम टिप टॉप हरियाणा के सभी दर्शकों का हृदय से मेरा धन्यवाद। बोलिए सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा क्या हो गया कि एक टाइम पर तो आप भी अच्छे दिन आएंगे के नारे लगाते थे और एकदम से फ्लिप कर आम आदमी पार्टी की ओर चल दिए? बेटा, मैं ना कभी भी इस भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं रहा जी, और मैं इस पार्टी का एक अघोषित कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। मुझे 2014 में ये बताया गया कि करनाल की विधानसभा सीट से श्री मनोहर लाल जी आ रहे हैं। तो मैंने इनका कभी नाम भी नहीं सुना था, श्री मनोहर लाल जी का। मुझे बताया गया कि वो बहुत कर्मठ, ईमानदार और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। यदि वो करनाल विधानसभा से चुनाव जीतते हैं तो वो निश्चित रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं और उन लोगों ने काफ़ी राजनीतिक जीवन इकट्ठा व्यतीत किया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि करनाल विधानसभा के लिए एक बहुत अच्छा सुअवसर है करनाल की जनता के लिए और हरियाणा की जनता के लिए कि यदि करनाल से श्री मनोहर लाल जी विधायक बनते हैं तो करनाल का चहुमुखी विकास होगा। ये सोचकर, और उधर से मोदी जी का नारा था कि अच्छे दिन आएंगे। मैं क्या, पूरा देश, पूरा हरियाणा उनके इस जुमले से बड़ा प्रभावित था कि देश में अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उन अच्छे दिनों को अब किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है सही में बीजेपी अच्छे दिन लेकर आई? मैडम, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मुझे इसमें 1-2 लाइनों में और मैं इसमें बताना चाहता हूँ। तो जो वो उनका जुमला था कि अच्छे दिन आएंगे, उस बात से प्रेरित होकर मैं एक अघोषित कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी का इतने साल कार्यकर्ता रहा और मैंने इतने सालों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार बीजेपी को सहयोग करता रहा। मैंने इनसे कभी कोई पद की, कोई प्रतिष्ठा की, कोई मान सम्मान की, मैंने कभी किसी स्टेज पे पार्टिसिपेट नहीं किया और पर्दे के पीछे से जो मैं अपनी सेवाएं दे सकता था वो मैं देता रहा। तो अचानक जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद मेरे से गलती हो गई है, मेरे से गलती क्या पूरे हरियाणा के लोगों से गलती हो गई है, ये जो अच्छे दिन का जुमला था ये जुमला ही था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, उस बात से मैं बड़ा निराश हुआ। ऐसा आपको कब लगने लगा कि ये जो अच्छे दिन आएंगे, इसका ये जो जुमला था जिसके पीछे आप भी एक वक्त पर चल दिए थे, कि ये गलत था और आपसे और पूरे हरियाणा वासियों से कहीं ना कहीं अपना नेता चुनने में गलती हुई? ऐसा कब आपको लगने लगा? हाँ, मैं बताता हूँ। लगभग 3 वर्ष के बाद, इनफैक्ट इलेक्शन के बाद मैं कभी मुख्यमंत्री से कभी मिला नहीं। मेरे यहाँ मुख्यमंत्री का बहुत सारे कार्यक्रमों में आना जाना रहा
पर कभी मैं उनके समक्ष आया नहीं। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, मुझे उनको कोई बुके देना चाहिए या मुझे उनसे कुछ मिलना चाहिए या मुझे कुछ अपने व्यक्तिगत संबंध उनसे बनाने चाहिए, क्योंकि मेरी निष्ठा कुछ और थी और मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। ना मेरा कोई राजनीतिक सपना था, ना मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। तो मैं मुख्यमंत्री आते थे या कोई भी पार्टी का कार्यक्रम होता था, मैं अपने सेवा भाव से कार्य करता था। मुझे इनके बारे में तब पता चला जब 3 साल पहले, इनके बनने के 3-3.5 साल बाद, मैं एक अपनी समस्या लेके गया मुख्यमंत्री जी के आवास पर। मैं बड़ा उत्साहित था कि मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि देखिए ये सब चीज़ें हैं, आप चीज़ों को ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आओ। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से उसके विषय में काफ़ी डिटेल में जानकारी दी। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ, हम चीज़ों को ऑनलाइन कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको ऑफलाइन की बात कर रहा है तो हम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। और इस आश्वासन के साथ मैं करनाल वापस आ गया और मैं बहुत उत्साहित था, मुझे अच्छा लगा। पर उसके बाद क्या होता है, स्थिति एकदम बदल जाती है। करनाल के उस समय जो तत्कालीन डीसी साहब थे, आदित्य दैया जी थे, उधर ओएसडी थे जो वो भूपेश्वर दयाल जी थे, और जो अधिकारी हैं अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता जिनकी मैं शिकायत लेके गया था, क्योंकि अब मेरा उनसे अच्छा नाता है, उनके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता मैंने उनको अब हम ये समझ लो कि अब एक बहन भाई के रिश्ते में आ चुके हैं। तो आदित्य दैया जी ने और भूपेश्वर दयाल जी ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। मुझे नहीं पता उन्होंने मुख्यमंत्री जी को क्या कहा मेरे बारे में और क्या नहीं कहा। आप ये समझ लीजिए कि मैं तो कंप्लेनेंट था, जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पे कार्रवाई ना होके मेरे ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। मेरे बारे में बताया गया, मेरे बारे में गलत फीडबैक दी गई कि मुख्यमंत्री जी आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से मेरे ऊपर प्रताड़ना शुरू हो गई। तब मुझे मुख्यमंत्री जी के चरित्र का पता चला, मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी कान के कितने कच्चे हैं। तो मतलब मुख्यमंत्री जी जब टॉर्चर करने पे आए तो किस तरीके से करते हैं वो आपको समझ आई तब शायद? मुझे ये भी पता लगा कि मुख्यमंत्री जी कान के कितने कच्चे हैं और उनका जो मैच्योरिटी लेवल है वो क्या है, उनकी कार्यशैली क्या है, वो अपने जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको कितना महत्व देते हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको कितना महत्व देते हैं। बल्कि जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने उनसे कहा कि कृपया ये जो 2 अधिकारी खड़े हैं, कृपया इनको थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, मैं आपको कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ। मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते उनको कुछ उनके क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहता था कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है। मैं अब आपसे बिंदल जी सिर्फ हाँ और ना में जवाब चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या आपको मुख्यमंत्री जी द्वारा, जैसा कि आपने कहा कि मैं ही कंप्लेनेंट था, मुझे ही प्रताड़ित किया गया, क्या आपको टॉर्चर किया गया, हाँ या ना? मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया और आज तक प्रताड़ित किया। हाँ या ना? सिर्फ हाँ। मुख्यमंत्री ने खुद आपको प्रताड़ित किया, ऐसा आपको लगता है? जानबूझ के किया गया ऐसा? मुख्यमंत्री जी के तो हजारों हाथ हैं, मुख्यमंत्री जी थोड़ी आते हैं प्रताड़ित करने। इनडायरेक्टली किया गया? इनडायरेक्टली क्या जी, डायरेक्टली किया। क्या आपको लगता है कि बीजेपी वालों द्वारा आपका इस्तेमाल करके चाय में से मक्खी की तरह आपको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, हाँ या ना? सिर्फ हाँ जी, बिल्कुल 100%। यूज किया गया आपका? 100%। खेला गया आपके साथ? 100%। बहुत सारे कार्यक्रमों में बहुत सारा आपका पैसा इन्वेस्ट करवाया गया? मैं क्या कहूँ आपका, 100%। 100%। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी वालों से चोट खाए हुए सुनील बिंदल जी अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ये तो हुई बीजेपी की बातें कि आखिरकार ये बीजेपी इन्होंने क्यों छोड़ी, और जो एक नारा था कि अच्छे दिन आएंगे, जिसके पीछे ये भी बहुत अच्छे से चल रहे थे और ये भी हर हर मोदी के नारे लगा रहे थे, एकदम से फ्लिप होने का कारण तो हमने अब पूछ लिया। अब बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये तो हो गई बीजेपी की बात करना। आपने कहा कि हर हर मोदी के नारे लगा रहे थे। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं पार्टी का आगोशी सदस्य था, मैंने कोई पार्टी की सदस्यता नहीं ली और मैंने किसी पार्टी के लिए भी कभी कोई कैंपेन नहीं किया। मैंने सिर्फ एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते। तो कार्यकर्ता तो नारे लगाते ही हैं। नहीं, मैं उस तरीके का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं समाज सेवी हूँ, मुझे उनकी नीतियाँ पसंद थी। मैं इस बात से ज़्यादा प्रभावित था कि देश में अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं उस कार्य में सहयोग कर रहा था। कह सकते
हैं कि आपको वो नीतियां पसंद थी जो कि ग्राउंड लेवल पर कभी जो है उसका इस्तेमाल किया ही नहीं गया, वो नीतियां लाई ही नहीं गई? 100% वो नीतियाँ लाई ही नहीं गई, और मैं तो पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा था। मैंने कभी कोई नारा नहीं लगाया, मैंने कोई हर हर मोदी जी का नारा नहीं लगाया। अच्छे दिन आएंगे तो लगाया होगा ना? बिल्कुल नहीं लगाया मैंने। अभी आपके मुंह से थोड़ी देर पहले सुना। मैंने मैडम आपको ये कहा कि मैं उससे प्रभावित था, उससे प्रभावित होकर मैंने पार्टी का निष्ठावान और निष्काम भाव से पार्टी की सेवा करी। सेवा करने के बहुत तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि आप बैटलफील्ड में उतर के पार्टी की सेवा करें। बीजेपी से चोट लगने के बाद अक्सर जैसे जानवर होते हैं वैसे इंसान भी मैंने सुना और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं सामने वाले के लिए। तो बीजेपी से तो चोट लग गई, तो अगर अब आम आदमी पार्टी की बात करें, कब आपने ज्वाइन की है, किस कोई पोस्ट ली है या सिर्फ आपने मेंबरशिप ली है, और क्या देखते हुए वाई सिर्फ आम आदमी पार्टी ही क्यों? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पिछले शनिवार ही आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले समय लिया। मैंने आम आदमी पार्टी की नीतियों को, आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को बहुत अच्छे से समझा और परखा। मैंने देखा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, 2 बार तो बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से बनाई, और शायद देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी थम्पिंग मेजोरिटी किसी पार्टी को मिली। और उस समय में उनको थम्पिंग मेजोरिटी मिली जब पूरे देश में क्या विदेश में क्या मोदी का डंका बजता था, और पूरी मोदी कैबिनेट दिल्ली में बैठी हुई थी। उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने इतिहास रचा और करके भी दिखाया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, जो रोजगार के क्षेत्र में काम किया, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में काम किया, बिजली पानी के विषय में काम किया, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी उनके विषय में जो काम किया, भ्रष्टाचार के विषय में जो काम किया, वो सारा देश जानता है। अच्छा सुनील जी, ये तो हो गया कि आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की, उनके विजन को देखते हुए आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। अब कुछ आरोप है जो लोगों को लगता है, जो जनता को लगता है कि सुनील जी पर ये आरोप है, उनसे पूछना जाकर, ठीक है? तो बस आपको हाँ या ना में जवाब देना है कि बाद में हम उससे एक्सप्लेनेशन भी आपकी लेंगे, लेकिन पहले आपको हाँ, बस आपको ये बताना कि आप क्या ऐसा आप मानते हैं या फिर नहीं। पहला आरोप, आपका सवाल अच्छा लगे। जी बिल्कुल, पहला आरोप आप पर ये है कि सुनील जी का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, और आम आदमी पार्टी में भी जैसे कि आपने कहा अभी कि आपने कोई पोस्ट ज्वाइन नहीं की है, बस एज अ कार्यकर्ता आपने ज्वाइन किया है। आपका सिर्फ इस्तेमाल कर लिया जाता है, आपके पैसों का इस्तेमाल कर लिया जाता है, आपके वक्त का इस्तेमाल कर लिया जाता है, आपके दिमाग का इस्तेमाल कर लिया जाता है, और उसके बाद जैसे बीजेपी वालों ने आपको साइड कर दिया, और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी आपके साथ यही करे। नहीं, लोगों को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा भोले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो मैं भोला हूँ, और मैंने एक कर्मठता से और निष्काम भाव से बीजेपी के लिए कार्य किया है, और मेरा उसके पीछे कोई मोटिव नहीं था। मेरा मोटिव सिर्फ ये था सेवा भाव। मुझे ये लगता था कि बाकी देश में अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए मैंने मोदी जी का साथ दिया। आप देख लो, 4 साल से आप फेसबुक पे मेरी पोस्टें देख लो, आपको पता चल जाएगा। बार बार मुझे धमकियाँ भी मिलने लगी थी। मुझे ये कहा गया था कि एक बिजनेसमैन को अपनी आवाज़ को इतनी ऊंची नहीं उठानी चाहिए, इरिस्पेक्टिव हु इज़ राइट एंड रॉन्ग, यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल फॉर यू। तो ये धमकी किसने दी थी आपको? क्षमा करना, मेरे लिए एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बताना उचित नहीं है। कभी समय आने पर हो सकता मैं आपको बता भी दूँ। तो अब आम आदमी पार्टी आप ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आज भी यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? आज ये जो कार्यक्रम है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। पूरे प्रांत से पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो आगामी जो निकाय चुनाव हैं या जो विधानसभा के चुनाव हैं, उनकी नीतियों से संबंधित जो कार्यकर्ताओं से कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं और तैयारियों के विषय में अपना आकलन करना चाहते हैं, उस विषय में ये आज प्रोग्राम चल रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं पंजाब का मॉडल दिखा के दिल्ली में तो माफ़ कीजिएगा, दिल्ली का मॉडल दिखा के पंजाब में तो चुनाव जीत लिए गए, पंजाब का और दिल्ली का मॉडल दिखा के क्या हरियाणा में भी आने वाले समय में यही चीज़ करने वाले हैं आप लोग? मैडम, आप है ना सिर्फ मॉडल की बात मत करिए, उन्होंने ज़मीनी रूप से करके दिखाया है। क्या पंजाब में भी ज़मीनी
यकीनी रूप से करके दिखाया है? 100% करके दिखाएंगे। अभी तो जुम्मे जुम्मे आपको पता है कितने दिन हुए हैं। दिल्ली में 3 बार सरकार आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोई तो पार्टी में बात होगी जो लोगों ने तीसरी बार भी मैंडेट दिया, और आपको मैंडेट के आंकड़े पता ही हैं। जिस थंपिंग मेजोरिटी के साथ आया है, दिल्ली में बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो वहाँ को 3 बार मैंडेट मिलना कोई आसान बात नहीं है मैडम। और ख़ास तौर से जब मोदी जी की पूरे देश के नेता वहाँ पे केजरीवाल जी के अगेंस्ट खड़े हों, और जहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा भी ना हो, और गवर्नर बार बार तंग करता हो, और कितनी अड़चनें लगाई जाती हैं, उस तरीके से, उस सिनेरियो में, उस माहौल में जो केजरीवाल जी ने करके दिखाया ना, वो जनता के सामने है। शायद मुझे कुछ जनता को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो जनता ने 3 बार मैंडेट देके खुद ही क्या लगता है आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति भी पलट सकती है? 100%। जैसे पंजाब में तख्ता पलट हुआ है अकालियों का, कांग्रेस का, भाजपा का, हरियाणा में भी ऐसे होने वाला है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि हरियाणा में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, यही जो हरियाणा के नेता हैं जब महंगाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध कैसे कपड़े उतार के नंगा नाच किया करते थे, आज पूरे हरियाणा में निराशा का माहौल है, भ्रष्टाचार का नंगा नाच है। आप करनाल का एपिसोड देख लो, आज दैनिक भास्कर में खबर आई है। मैं समझता हूँ कि करनाल के जो पाठक हैं या हरियाणा के पाठक हैं, देख के हैरान हो जाएंगे कितने 1000 करोड़ का स्कैम होगा हरियाणा में। ये तो 2 अफसरों के पास से पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ का हिसाब किताब मिल गया है। ये तो मैं ये कहूँगा कि ये तो बहुत चीटी जैसा कार्य किया है। यदि पूरे हरियाणा में इस तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन किए जाए तो ये हज़ारों करोड़ के स्कैम है, और ये स्कैम ये नेताओं के संरक्षण के बगैर नहीं होते। इसमें नेताओं का संरक्षण है। मैं साफ तौर से आपके मन से बताना चाहूँगा कि ये 90 और 10 की रेशो है। ये 90 और 10 की रेशो पता क्या है? इसमें 90% हिस्सा राजनेताओं को जाता है और 10% जो अफसर हैं उनको जाता है। कह सकती हूँ कि सीधा सीधा निशाना है अभी जो हाल ही में हुए, जो हमारे करनाल में हुआ था रिश्वतखोरी कांड, जिसमें डीटीपीओ और तहसीलदार पकड़े गए, क्या निशाना आपका उसी तरफ है? मैं तो साफ तौर से उनका नाम लेके कह रहा हूँ। ये जो पीले पंजे चलाए गए हैं, उनका तो आपने ले दिया, अब नेता कौन है उनका भी ले दें फिर। ऐसे जो डायरी में साफ साफ लिखा हुआ है, छोटा साहब, बड़े साहब, और पता नहीं कितने अधिकारियों का नाम लिया है। नूर महल के पीछे कुछ 5.5 एकड़ जगह है, और ये नगला फार्म के पास 27 एकड़ जगह है। आज दैनिक भास्कर में और भी कई खुलासे हुए हैं। CSD में भी कोई 1 एकड़ जगह है, इसमें किसी भी एक अधिकारी के पत्नी के नाम है, उसका लेटर ऑफ इंटेंट आया है। आप देख लीजिए, कोई 9.5 करोड़ रुपए का और भी इसके अंदर एक मामला है, जिसमें मिस्टर अनिल और सोहन हैं। वो हमारे जो माननीय यहाँ के MP हैं संजय भाटिया जी, उनके नज़दीकी बताए जाते हैं। तो सर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी से क्या कुछ करनाल की जनता एक्सपेक्ट कर सकती है, क्योंकि आप ज्वाइन भी कर चुके हैं, और क्या आने वाले समय में क्या आप भी एज किसी पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे या सिर्फ एक कार्यकर्ता की तरह सेवा करना चाहेंगे? मैडम, मेरा कोई राजनीतिक सपना नहीं है, ना मैं किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आया हूँ। मेरा कोई ऐसा विचार अभी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आम आदमी की पार्टी के सदस्य के नाते कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, जाते जाते कोई एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी जनता ने थोड़ा सा ना इनको पहचानने में देर कर दी। शायद नहीं तो ये दूसरी टर्म में नहीं आते। मैं एक थोड़ा सा आपको वाक्य बताना चाहूँगा। एक हांसी हिसार में 2019 में एक जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी। उस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री को एक कुल्हाड़ी भेंट की गई थी। कुल्हाड़ी को पता नहीं और फरसा कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसमें मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मैं इससे दुश्मनों का नाश करूँगा। और उधर से संजय भाटिया जी कहते हैं ये तो एक राजनीतिक संत हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मुख्यमंत्री जी ने जो उस समय कहा था कि मैं इससे दुश्मनों का नाश करूंगा, मुख्यमंत्री के दुश्मन आखिर है कौन? एक राजनीतिक संत के दुश्मन कौन हो सकते हैं? मेरे हिसाब से और हरियाणा की जनता के अनुसार मुख्यमंत्री के दुश्मन वो हैं जो इनको भ्रष्टाचार में रुकावट डालते हैं। थोड़ी ही देर बाद उस जन आशीर्वाद यात्रा में मिस्टर भारद्वाज हैं जो HSSCC के मेंबर थे, उन्होंने एक चांदी का मुकुट भेंट किया मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा शायद देश को पता है, फिर भी मैं चलो रिपीट कर देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं आपका गला काट दूंगा।
क्या एक राजनीतिक संत को इस तरीके की भाषा शोभा देती है? और मुख्यमंत्री जी ने आज तक ब्राह्मण समाज से इसके लिए कोई क्षमा याचना नहीं करी। और मुख्यमंत्री जी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। मुझे पता लगा है कि आरएसएस में मुख्यमंत्री जी ने 14 साल कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को पैराशूट से लाकर हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के बहुत निकटतम लोगों में से थे और हरियाणा की जनता को एक इनएक्सपीरियंस्ड और शायद उनको किसी उनकी जो एक गवर्नेंस की जो एबिलिटी होती है शायद वो भी नहीं थी। और हरियाणा की जनता के साथ धोखा हुआ। हरियाणा को ना तो विधायक मिला और ना ही हरियाणा को मुख्यमंत्री मिला। हरियाणा की जनता के साथ धोखा हुआ। वो हर मौके पे वो फेल हो गए। ना तो वो रोज़गार दे पाए, ना वो स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाए, ना शिक्षा के क्षेत्र में काम कर पाए, भ्रष्टाचार में भी कोई वो कमी नहीं ला पाए। आए दिन यहाँ सेक्टर 12 में प्रदर्शन होते हैं। मुझे याद नहीं कि 7-8 साल में कोई ऐसा दिन रहा हो जब यहाँ पे कोई प्रदर्शन ना हुआ हो। तो मुख्यमंत्री जी मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरीके का मतलब कार्य कर रहे हैं। कान के कच्चे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास कोई शिकायत करने जाता है, एक तरफ डीसी साहब, एक तरफ एसपी साहब। अरे कई बार तो क्या होता है, जो जनता है या निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो उन्हीं की शिकायत लेके जाते हैं। उनके सामने उनके पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, जो कोई शिकायत देना चाहते हैं, डीसी एसपी के सामने कैसे बताएंगे, किस तरीके की फीडबैक देंगे? मुख्यमंत्री जी ने अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हमेशा ही अपेक्षित महसूस कराया है। तो ये थे हमारे साथ गोल्डन मोमेंट से सुनील बिंदल जी, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। फिलहाल अगर मैं हरियाणा की राजनीति की बात करूं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस बहुत ज़्यादा इसमें नज़र ज़रूर आ रहे हैं। खलबली मची हुई है। आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा लोग ज्वाइन करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नाम जो हैं अब आम आदमी पार्टी की ओर जाते और बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हाल ही में डॉक्टर अशोक तंवर है, जो उन्होंने भी जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में, जैसा कि सभी कार्यकर्ताओं का या फिर जिसने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, जैसा कि उनका कहना है कि हरियाणा की जो राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो है अब बुरे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन तो क्योंकि आए नहीं थे, जो कि उनका नारा था, बुरे दिन जरूर आ गए हैं और आम आदमी पार्टी के अब अच्छे दिन जरूर शुरू होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से अलग अलग बड़े बड़े नाम अब लगातार आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। ये 2019 के चुनाव थे। भाजपा ने एक जुमला दिया, 75 पार 75 पार 75 पार। 75 पार तो मुझे सिर्फ सब्जी मंडी और पेट्रोल पंप पे दिखा। पूरी हरियाणा की जनता को इन्होंने 75 पार के जुमले से भ्रमित किया। इनफैक्ट देख लो, उस 75 पार के जुमले के बावजूद भी इनकी क्या स्थिति रही। मेरे हिसाब से आज भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अल्पमत में है और जेजेपी और कुछ इंडिपेंडेंट विधायकों के मदद से इन्होंने सरकार बनाई। आप समझ सकते हैं कि ये अल्पमत में होने के कारण जेजेपी के साथ सरकार बनाई, जबकि भाजपा ने और जेजेपी ने एक दूसरे के विपरीत चुनाव लड़ा था। दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे से स्टेज के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जो शायद कानों में एक आम आदमी सुन भी नहीं सकता। और उसके बाद भी पावर को एंजॉय करने के लिए, पावर में बने रहने के लिए दोनों पार्टियों ने अवसरवादिता दिखाई और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। और कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के बाद देश को दोनों हाथों से दोनों पार्टियां लूट रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने मैं जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आखिर मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है? मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि भाई मैं तो झोला उठा के आया था और झोला उठा के वापस चला जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने वो झोला उठाया, खाली झोला लाए थे, भरा हुआ लेकर जाएंगे, ऐसा लगता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि वो जो झोला है ना जी, वो झोला पूरी तरह से भर गया है। और मुख्यमंत्री जी ने, मेरी एक समझ में नहीं आता कि जेजेपी से जो दुष्यंत चौटाला जी आते हैं उनको 11 मंत्रालय क्या सोच के दिए। ऐसी क्या योग्यता है उनके अंदर कि जो उनको जो अहम 11 मंत्रालय दे दिए गए। तो ये जो भ्रष्टाचार में ये जो विक्रम जी हैं या जो दूसरे अफसर हैं, ये दुष्यंत चौटाला जी के रिश्तेदार भी हैं
और उनके सहयोगी भी हैं। और ये जो उनका जो क्या कहते हैं, जो ये जो डिपार्टमेंट है ये उनके अंतर्गत आता है। और ये विक्रम जी को वो उनकी कितनी योग्यता है आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो। उनको करनाल का चार्ज, करनाल के नगर निगम का चुनाव वो चार्ज और गुड़गांव का चार्ज भी दिया गया। ऐसी क्या योग्यता है, मेरे हिसाब से उनको एक कमाई के तौर पे। सुनील जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि वैसे तो आजकल कस्मों पे जब से डीटीपीओ ने कसम खाई थी एक चैनल पर, तब से कोई जी बिल्कुल, तब से कोई कस्मों पर बिलीव नहीं करता। लेकिन मैंने सुना है आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं भगवान में। तो जैसा कि आज आपने एक बड़े बड़े आरोप लगाए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर, मैंने आपसे सवाल किया कि क्या उनके द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया, क्या उनके द्वारा आपको टॉर्चर किया गया, तो आज क्या आप यहाँ हाथ रख के कह सकते हैं कि हाँ? क्षमा करना, मैं गुरुघर से संबंध रखता हूँ बचपन से, और मैं आपको गुरु महाराज के समक्ष ये बात बैठ के कह रहा हूँ कि मुझे 100% नाजायज़ रूप से प्रताड़ित किया गया। एज अ कंप्लेनेंट गए थे और टॉर्चर भी आप ही को किया गया? 100%। तो ये थे हमारे साथ सुनील बिंदल, और आपने देखा किस तरीके से इनके आरोप है कि बीजेपी, जो पहले इन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक नारा था अच्छे दिन आएंगे, उससे प्रभावित होकर ज्वाइन की थी एज अ कार्यकर्ता लगा ले, लेकिन उसके बाद किस तरीके से अलग अलग रूप इन्होंने देखे और बीजेपी ने जो एक फटकार मैं कहूँगी लगी कि कंप्लेनेंट बनकर गए और वापस इन्हीं को टॉर्चर झेलना पड़ा, जिसके बाद अब जो है कुछ दिन पहले इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आप लोगों की इस इंटरव्यू पे क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से, मेरे यानी नीरा माटा के साथ। धन्यवाद।